इजरायली नौसेना ने रातों रात गाजा पट्टी की ओर जा रही इजरायल विरोधी कार्यकर्ताओं की नावों को रोकना शुरू कर दिया, जो हमास नियंत्रित गाजा पर अंतर्राष्ट्रीय और इजरायली नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, कार्यकर्ताओं और इजरायली अधिकारियों के अनुसार। ताजा रिपोर्टिंग के अनुसार नौसेना ने बेड़े के 58 में से लगभग 21 जहाज रोक लिए, सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, और ये इजरायल के तट से काफी दूर क्रेट से रवाना होने के बाद ही हुआ। हिंसा की कोई रिपोर्ट नहीं है, विदेशी नागरिकों को घर भेजा जा रहा है और वास्तविक सहायता को अमेरिकी मध्यस्थता वाले युद्ध विराम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित चैनलों के जरिए मोड़ा जा रहा है। पहले बेड़े के एक सदस्य की बात सुनते हैं, जो इजरायली नौसेना द्वारा पकड़े जाने से पहले की है। हमारे बहुत ही करीब एक बहुत बड़ी सैन्य जहाज है जो बहुत तेज रोशनी चमका रही है। मैं दोहराती हूँ, मुझे लगता है कि हमें रोका जाने वाला है। हमारे बहुत करीब एक बहुत बड़ी सैन्य जहाज है जो बहुत तेज रोशनी चमका रही है। हम फोन कब फेंकें? ठीक है। जब लोग नाव पर चढ़ते हैं तो मुझे अपना फोन पानी में फेंकना होगा। क्या कोई कृपया इस लाइव स्ट्रीम को स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता है, क्योंकि मैं इसे समय पर सेव नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने कभी आपके संवाददाता ओवन ऑल्टरमैन को स्टूडियो में देखा है? इस पर हमने कल बात की थी, जब कुछ नावों के रवाना होने से पहले। देखिए, क्या इसमें जोड़ने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण है? और ओवन, इसके अलावा हमने देखा है कि ये सभी कार्यकर्ता अपने फोन पानी में फेंक रहे हैं। वे क्या छुपा रहे हैं? क्यों माना जाता है कि नौसेना पास आते ही फोन फेंकने पड़ते हैं? देखिए, इसमें और भी नाटकबाजी है डेविड, कार्यकर्ताओं की तरफ से और एक हद तक इजराइल की तरफ से भी। लेकिन हर कोई समझता है कि ये नावें असल में गाजा तक पहुंचने वाली नहीं थी। दोनों ओर कार्यकर्ताओं और इजराइल की तरफ से बाहर जाने वाली तस्वीरों को लेकर होड़ थी। इजरायली विदेश मंत्रालय ने एक वीडियो में नाव पर कॉन्डम और ड्रग्स दिखाए। ड्रग्स के लिए क्या बहाना हो सकता है, यह समझना मुश्किल है। कॉन्डम्स को मेरी समझ से मानवीय सहायता सामग्री माना जा सकता है। ये एक बुनियादी चीज है जिसकी लोगों को जरूरत होती है। वैसे गाजा युद्ध पर चर्चा में यह बात आई थी, पर मुझे लगता है हमें दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, इजरायली नौसेना की पेशेवर क्षमता, जिसने इसे इजराइल से दूर बिना उसकी छवि को नुकसान पहुंचाए रोक दिया। ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत मेहनत और योजना बनानी पड़ती है कि सब कुछ आसानी से हो, बिना किसी टकराव या इस फ्लोटिला में से किसी को खतरे में डाले। सही कहा। 2010 में मेहदी मरमारा घटना से इजराइल ने बड़ा सबक सीखा था और हाल के वर्षों में भी यही देखा गया है। मुझे लगता है इजरायली नौसेना के पास इन फ्लोटिलाओं को रोकने की बेहतरीन योजना है, जिससे इजराइल की छवि को नुकसान ना हो, और इस तरह से भी, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहाज पर मौजूद लोगों को कोई हानि ना हो, जिसे कोई भी देखना नहीं चाहेगा, मेरी राय में। दूसरी बात है कूटनीतिक प्रतिक्रिया डेविड। तुर्की, स्पेन और इटली इन फ्लोटिला नावों से जुड़े हैं, जिन पर इनके नागरिक भी हैं। इटली और स्पेन प्रस्थान बिंदु थे। संभवतः तुर्की से एक और फ्लोटिला आ रही है। इटली की सरकार, जो फिर से प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व में एक दक्षिणपंथी सरकार है, पिछले कुछ हफ्तों से इटली की नीति के अनुसार ही चल रही है। उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि इजराइल को हिरासत में लिए गए इटली के नागरिकों को रिहा करना चाहिए, और कहा है कि उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। इटली सरकार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कार्यकर्ताओं का समर्थन कर रही है और कह रही है कि इजराइल का फ्लोटिला रोकना अवैध था। यह मानना तर्कसंगत है कि इजरायली सेना बिना अंतर्राष्ट्रीय कानून की समीक्षा के कोई कार्रवाई नहीं करती। इजराइल के पास इस पर बहुत कुछ कहना होगा कि किन नावों को कहां और क्यों रोका गया। इजरायली सरकार और रक्षा प्रतिष्ठान से कुछ रिपोर्टें, क्योंकि इन नावों में से कुछ ने ग्रीस में उसी जहाज को रोका था। ये कुछ नावों को रोकने का एक कारण था, जो शायद अन्यथा कानूनी मानकों पर खरा नहीं उतर पाती। उन्हें रोकने के लिए इजरायली सेना और नौसेना ने उन्हें रोका। तो ये इटली है। तुर्की और स्पेन। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया कि तुर्की और स्पेन के विदेश मंत्रियों ने एक कॉल पर बात की और बेड़े के खिलाफ एक संयुक्त प्रतिक्रिया पर सहमति जताई। डेविड, ये बात तुर्की से ज्यादा सुनने को मिल रही है, स्पेन से कम। डेविड, पेड्रो सांचेज और स्पेनिश सरकार की दुश्मनी के बावजूद, अगर स्पेन रेचेप तैयब एर्दोआन के तुर्की के साथ मिलकर इजराइल के मुद्दे पर कदम उठाता है, तो यह स्पेन के लिए नया मील का पत्थर होगा। दिलचस्प। ये एक नई गिरावट होगी। अगर स्पेन की स्थिति इस फ्लोटिला पर यही है, तो इसमें एक बारीक फर्क है। देखना दिलचस्प होगा कि इजराइल स्पेन के साथ बिगड़ते संबंधों के बीच इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। पेड्रो सांचेज ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में जो कुछ भी कहा है, लेकिन हमारे संदर्भ में इजराइल के बारे में भी, तो यह देखना काबिले गौर रहेगा। बिल्कुल सही कहा, हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। क्या कोई और घटनाक्रम है